हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 19 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। हमारा पहला आर्टिकल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ऑर्डर दिया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद जो कि मथुरा में स्थित है, इस मस्जिद का इंस्पेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर जाके जाँच करो। बिकॉज कि क्या मुद्दा था कि हिंदू है, उनका कहना है जो भगवान कृष्ण है उनकी जन्मभूमि है वो यहीं है, इनका जो जन्म स्थान है ना वो यही है जहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। और मुस्लिम्स का कहना है कि ये बात गलत है। तो इन दोनों का विरोध चल रहा था। ये मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी जांच है और असली बात का पता लगाया जाए। तो इलाहाबाद के इस डिसीजन के बाद में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल इसका वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद ने ये डिसीजन दिया वो गलत है, इलाहाबाद का वर्डिक्ट गलत है। बिकॉज कि इस प्रकार का वेग डिसीजन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर स्टे लगाना है मतलब आपको इस प्रकार का काम करना है, इंस्पेक्शन करनी है, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। तो इलाहाबाद के इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित है, मोक्ष शाही ईदगाह मोक्ष से संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो थिरुवल्लुर जी के बारे में। थिरुवल्लुर जी के बारे में न्यूज़ में क्यों है? तमिलनाडु के गवर्नर है, उन्होंने अभी क्या किया है, थिरुवल्लुर जी को एक तस्वीर भेंट की थी। थिरुवल्लुर जी की याद में एक तस्वीर भेंट की जिसमें ये तस्वीर में थिरुवल्लुर जी ने जो कपड़े पहन रखे ना वो सेफ्रॉन कलर के यानी भगवा कलर के है। तो इससे कंट्रोवर्सी जनरेट की गई है, कंट्रोवर्सी हो गई है कि थिरुवल्लुर जी का भी भगवा वय हो रहा है, मतलब भगवीकरण हो रहा है। ठीक है, भगवाकरण हो रहा है। तो इससे कंट्रोवर्सी होगी। कंट्रोवर्सी में हम पढ़ेंगे नहीं, हम थिरुवल्लुर जी के बारे में जान लेते हैं। थिरुवल्लुर जी जिनका नाम वल्लूर है, इनको वल्लूर के नाम से भी जाना जाता है। थिरुवल्लुर जी को वल्लूर के नाम से भी जाना जाता है। थिरुवल्लुर को वल्लूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तमिल के बहुत बड़े पोइट हैं, साथ ही साथ बहुत ही बड़े फिलोसोफर है, यानी तमिल की पोइट भी है और फिलोसोफर है। इनकी एक बुक है तिरुकल्लूर। इनकी बुक का नाम क्या है? तिरुकल्लूर। थिरुवल्लुर जी की बुक का नाम क्या है? तिरुकल्लूर। थिरुवल्लुर तिरुकल्लूर ऐसे करके आप याद रखना, थिरुवल्लुर तिरुकल्लूर। मतलब मैच एंड फॉलोइंग में पूछ लिया जाए कि बुक और किससे संबंधित है, तो थिरुवल्लुर जी की बुक है तिरुकल्लूर। इस बुक में इन्होंने धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इससे संबंधित टीचिंग दी है। धर्म, अर्थ, काम। धर्म का मतलब आप जानते होंगे, आपको क्या धर्म मतलब किस रिगार्डिंग काम करना चाहिए उससे संबंधित है। अर्थ है, मनी वगैरह से संबंधित है। काम के बारे में भी आप जानते हो। तो इसके बारे में इन्होंने टीचिंग दी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में इन्होंने टीचिंग दी है। कौन सी बुक में दी है? इनकी बुक है तिरुकल्लूर में। इस बुक में इन्होंने टीचिंग दी है। साथ ही साथ में इस बुक का इतना इंपॉर्टेंस है, इनकी बुक का, इनकी टीचिंग का इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार से भगवत गीता जी, रामायण और महाभारत रखी जाती है ना, उसी प्रकार अब तमिल में जाओगे ना, वहाँ पर हर घर में इनकी बुक देखने को मिल जाएगी। हर घर में थिरुवल्लुर जी की बुक देखने को मिल जाएगी। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है इनका। ठीक है, इन्होंने एथिक्स पर भी टीचिंग दी है, साथ ही साथ में इन्होंने लव है, इकोनॉमी है, उस पर भी टीचिंग दी है। तो इनका जो टीचिंग का फील्ड है वो दायरा है काफ़ी ब्रॉड है। हर फील्ड में इन्होंने कुछ ना कुछ टीचिंग दी है। ठीक है, इनका एक टेम्पल भी बनाया गया था 16वीं सदी में। इनका टेम्पल बनाया गया था, एक एकम्बेश्वर टेम्पल है 16वीं सदी में, 16वीं सेंचुरी में। ठीक है, 16वीं सेंचुरी में चेन्नई में एकम्बेश्वर टेम्पल बनाया गया था। वो थिरुवल्लुर जी के लिए बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? चेन्नई में। कौन सा टेम्पल है? टेम्पल है एकम्बेश्वर टेम्पल। 16वीं सदी में ये बनाया गया था। तो ये पूरा आर्टिकल जो था ना वो था हमारा थिरुवल्लुर जी के बारे में। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2024। ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2024। ग्लोबल कॉरपोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2024। न्यूज़ में क्यों है? अभी इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है इसलिए न्यूज़ में। ग्लोबल कॉरपोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2024। ग्लोबल कॉरपोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इसे रिलीज़ किया गया। सबसे पहले देखते लेते हैं इसके बारे में, इसे रिलीज़ कौन करता है। ग्लोबल कॉरपोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2024, इसे रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है? याद कर लेना कौन सी रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पर हर बार क्वेश्चन बन सकता है, हर बार बनता भी है और बन भी सकता है। तो ग्लोबल कॉरपोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट इसे रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। याद रख कर लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। साथ ही साथ इस बार हेल्प की है मैकेंजी ने प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, दोनों ने मिलकर ग्लोबल कॉरपोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 रिलीज की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस मैकेंजी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस मैकेंजी ने मिलकर ग्लोबल कॉरपोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 रिलीज की है। पैरामीटर यूपीएससी पैरामीटर के बारे में पूछता। जी हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन बने जिसमें पैरामीटर के बारे में पूछे। जो बड़ी रिपोर्ट होती है उसके पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है। ग्लोबल कॉरपोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट जिसे रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकेंजी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकेंजी द्वारा इसे रिलीज किया जाता है।
पैरामीटर, इसमें 42 इंडिकेटर है उसका यूज़ किया जाता है, और 5 पिलर्स यानी 5 पैरामीटर का यूज़ किया जाता है। 42 इंडिकेटर है, 5 पैरामीटर है। 5 पैरामीटर कौन कौन से? पहला, ट्रेड एंड कैपिटल से संबंधित ग्लोबल में क्या कैसे किस प्रकार से कोऑपरेशन हो रहा है। तो पहला ट्रेड कैपिटल, ट्रेड कैपिटल। अब ट्रेड को याद रखोगी, आपको कैपिटल याद आ जाएगा। ट्रेड एंड व्यापार होगा तभी पूंजी आएगी ना, तो व्यापार से कैपिटल आएगा ना, तो ट्रेड है, कैपिटल है। दूसरा इंडिकेटर क्या है? इनोवेशन है, टेक है। मतलब ऐसे से दोनों साथ में चीज़ें होगी। इसके जो इंडिकेटर होगी ना, अगर क्यूज में पूछ रहा है, इनके पैरामीटर दोनों साथ में, जैसे ट्रेड कैपिटल है, इनोवेशन है तो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन एंड टेक के। तीसरा क्लाइमेट है तो नेचुरल कैपिटल है, क्लाइमेट है तो नेचुरल कैपिटल, तो क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल। चौथा हेल्थ है तो वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। पांचवा पीस है तो सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। पहला ट्रेड कैपिटल, ट्रेड एंड कैपिटल। दूसरा इनोवेशन टेक। तीसरा क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल। चौथा हेल्थ एंड वेलनेस। पांचवा है पीस एंड सिक्योरिटी। क्या क्या है? ट्रेड कैपिटल, ट्रेड एंड कैपिटल, इनोवेशन टेक, इनोवेशन एंड टेक, इनोवेशन टेक, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, और पांचवा है पीस एंड सिक्योरिटी। ट्रेड एंड कैपिटल, इनोवेशन एंड टेक, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल, हेल्थ एंड वेलनेस और पीस एंड सिक्योरिटी। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकेंजी द्वारा रिलीज किया जाता है, और 2024 में अभी रिलीज किया गया है। कितने इंडिकेटर है? 42। कितने पैरामीटर है? 5 पैरामीटर है। पैरामीटर कौन से हैं? ट्रेड एंड कैपिटल है, इनोवेशन एंड टेक है, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल है, हेल्थ एंड वेलनेस है, पीस एंड सिक्योरिटी है। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? बहुत सारे नए नए चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं। न्यू पावर आ गई है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है पूरी पूरी, वॉर चल रहे हैं कई सारे, यूक्रेन रसिया के जैसे वॉर चल रहे हैं ना, यूक्रेन रसिया चल रहा है, इधर इजराइल हमास चल रहा है, पाकिस्तान पर ईरान ने अटैक कर दिया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी एक साथ कॉन्फ्लिक्ट बीच देखने को मिल रहा है, वॉर भी देखने को मिल रहे हैं। न्यू टेक लाइक फ्रंटियर टेक, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी आई जिससे भी बहुत सारे थ्रेट बढ़ गए हैं। तो ये सारे पावर देखने को, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे चैलेंज देखने को मिल रहे हैं अभी। ठीक है। और भी साथ ही साथ में कोऑपरेशन में इसमें फाइंडिंग में देखोगे ना, तो इसमें कहा गया है कि 2020 और 22 के बीच में जो कोऑपरेशन होता है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन, सभी देशों के बीच में सहयोग, वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। सभी देश दूर दूर जा रहे हैं। जैसे कि पहले कोविड-19 आ गया, उसके बाद में क्या हुआ, चाइना की जो स्थिति है उस पर लोगों को संदेह होने लगा कि चाइना है इस प्रकार के काम कर रहा है, तो चाइना पर संदेह होने लगा, इससे कोऑपरेशन का, वहाँ पे चाइना यूएस के बीच में ट्रेड वॉर हो गया, फिर चाइना इंडिया के बीच में हो गया है, फिर अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यूएस और रसिया के बीच में चल रहा है, यूक्रेन रसिया के बीच में चल रहा है। इस प्रकार से कोऑपरेशन है वो उसमें कमी देखने को मिली है। इकोनॉमिक स्लोडाउन भी मिला है, कोविड-19 जैसे इश्यूज आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज अभी फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट के बारे में था, जिसे रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकेंजी के द्वारा। 5 पैरामीटर है, ट्रेड कैपिटल, इनोवेशन टेक, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल, हेल्थ वेलनेस, पीस एंड सिक्योरिटी। चैलेंज बहुत ही ज़्यादा है, ये संबंधित था इससे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वल्चर रेस्टोरेंट झारखंड में। जब भी झारखंड में एक वल्चर रेस्टोरेंट बना है, न्यूज़ में क्यों है? झारखंड में वल्चर रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। झारखंड में वल्चर का रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। झारखंड में वल्चर रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, इसलिए न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में? झारखंड में वल्चर रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, इसलिए न्यूज़ में। झारखंड में कोल्डम डिस्ट्रिक्ट है ना, कोल्डम जिला, वहाँ पर इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। झारखंड के कोल्डम डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के कोल्डम डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन हुआ है, इसलिए न्यूज़ में। ठीक है, न्यूज़ देख लिया। अब एक बार वल्चर के बारे में देख लेते हैं। तो ये वल्चर है ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये क्यों बनाया गया, यहाँ पर क्या होगा? तो आप रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे क्या होगा, इसमें हमारे जो इंसान होते हैं उनके लिए रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे खाना वाना दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, वल्चर होते हैं ना, इनकी पॉपुलेशन बहुत घटती जा रही है। ठीक है, बहुत ही संकट में इनकी पॉपुलेशन है। तो इन्हें बचाने के लिए देखो, सबसे पहले इनके सामने थ्रेट क्या है? थ्रेट क्या है इनके सामने कि जो एनिमल होते हैं ना, उनका जो मर्द शरीर होता है, डेड बॉडी होती है। अब एनिमल को क्या दिया जाता है, कहीं इस प्रकार की मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि डाइक्लोफिनेल है, इस प्रकार की कई सारी मेडिसिन दी जाती है। इससे क्या होता है, एनिमल को इस प्रकार की मेडिसिन दिए जाने से उस टाइम एनिमल को बेनिफिट हो जाता है। बस इसका साइड इफेक्ट किसे देखने को मिलता है? इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वल्चर्स में। वल्चर उनको खाते हैं, इनसे वल्चर्स की मौत हो जाती है, वल्चर्स में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो अब इस प्रकार के जो ये डाइक्लोफिनेक है ना, इससे इम्पैक्ट होता था। अब इस जो ये बनाया गया है, रेस्टोरेंट बनाया गया झारखंड में, इससे क्या होगा, वहाँ पर इस प्रकार की एनिमल की डेड बॉडी दी जाएगी वल्चर्स को, जिसमें ये डाइक्लोफिनेल की मात्रा है ना बहुत कम हो या इसके फ्री हो। इस प्रकार के एनिमल हो उसे चेक किया जाएगा, जो इनको मीट वगैरह दिया जाएगा, जिसमें डाइक्लोफिनेल है ना उसकी मात्रा ना हो, डाइक्लोफिनेल फ्री हो ना, इस प्रकार का इन्हें मीट दिया जाएगा। इस प्रकार की डेड बॉडी इन्हें प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज की जो वल्चर है ना, ये
टॉप पर आते हैं, प्रीडेटर जो आते हैं ना उनमें टॉप पर आते हैं। अगर ये नष्ट हो गए ना तो पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा जो फूड चेन है वो गड़बड़ा जाएगी। तो इस प्रकार से इन्हें सेव करने की कोशिश की जा रही है, तो वल्चर को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, वल्चर पे जो इम्पैक्ट है वो कम होगा, वल्चर पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा। ये एक प्रकार का इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कैसा है कि वहीं पर लाके वल्चर को वहीं पर कंजर्व किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि कहीं और से उठा के दूसरी जगह ले जा रहा है फिर वहां कंजर्व किया, नहीं, ये इन सिटू है, मतलब वहीं पर उसी स्थान पर। इन सिटू मतलब होता है उसी स्थान पर कंजर्व करना। इन सिटू का मतलब क्या होता है, उसी स्थान पर कंजर्व करना। तो ये एक प्रकार का इन सिटू कंजर्वेशन है। समझ में आ रही है आपको बात। वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया झारखंड में, यहाँ वल्चर को डाइक्लोफिनेक फ्री जो भी एनिमल की मर्सरी होता है, डेड बॉडी होती है, एनिमल की डेड बॉडी होती है वो दी जाएगी। मतलब डाइक्लोफिनेल फ्री एनिमल की डेड बॉडी है वो वल्चर को दी जाएगी। इससे क्या होगा, वल्चर कंजर्व हो जाएगा, वल्चर का कंजर्वेशन किया जाएगा, इससे इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जो इस प्रकार का इम्पैक्ट हो रहा है और इसे एक प्रकार का इन सिटू कंजर्वेशन, यानी उसी स्थान पर कंजर्व किया जा रहा है। और इस प्रकार का जो है ना वल्चर रेस्टोरेंट झारखंड में अभी बनाया। ये है पहला कहाँ बना था, तो ये पहला बना था 1916 में, मतलब 1996 में बना था। 1996 में बना था, 1996 में बना था ये। और ये पहला कहाँ, साउथ अफ्रीका में बना था। साउथ अफ्रीका में 1996 में इस प्रकार का पहला रेस्टोरेंट बना था। इंडिया में, भारत में 2015 में महाराष्ट्र में बना था। भारत में ये पहला नहीं है, भारत में इससे भी पहला बन चुका है जो कि महाराष्ट्र में 2015 में बना था, ठीक है। वल्चर रेस्टोरेंट झारखंड, क्या ये पहला रेस्टोरेंट है? नहीं, इस प्रकार का भारत में पहला नहीं, भारत में 2015 में पहले बन चुका है। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले बना था 1996 में, और भारत में भी 2015 में बना, अभी झारखंड में बना है, ठीक है। तो ये पूरा वल्चर रेस्टोरेंट से संबंधित था। अब एक बार वल्चर के बारे में बात करें तो ये एक स्लो ब्रीडर है। स्लो ब्रीडर का मतलब क्या होता है, इनमें जो प्रजनन दर है ना उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब बच्चे पैदा करने में काफ़ी सालों लग जाते हैं एक बच्चा पैदा करने में, बिकॉज कि इनमें जो प्रजनन दर यानी स्लो ब्रीडर है, जो ब्रीडर रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जो वल्चर है ना उनका सर्वाइवल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक तो इनकी संख्या कम है, फिर इनका प्रजनन टाइम काफ़ी है। तो इससे क्या होगा, अगर वो मर जाएंगे तो नेक्स्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाएंगे, तो इसको कंजर्व करना, इनका सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल जो इनकी है ना वल्चर की 23 प्रजाति, वर्ल्ड में 23 प्रजाति है, 23 टाइप की इनकी स्पीसीज, यानी पूरे विश्व में 23 प्रकार की इनकी स्पीसीज है, यानी इनकी प्रजातियाँ हैं। और भारत में बात करें तो भारत में इनकी 9 प्रजातियाँ हैं। पूरे विश्व में 23 प्रजातियाँ हैं, भारत में 9 प्रजातियाँ। पूरे विश्व में कितनी प्रजातियाँ वल्चर की? पूरे विश्व में वल्चर की 23 प्रजातियाँ हैं। पूरे विश्व में वल्चर की 23 प्रजातियाँ, उसमें से 9 टाइप की प्रजातियाँ, 9 प्रजातियाँ इनकी वो भारत में है। भारत में 9 प्रजातियाँ कौन कौन सी है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वल्चर पर, कि 23 प्रजातियाँ, इसमें से 9 प्रजातियाँ भारत में है। अब मैं 9 प्रजातियों का नाम है ना आप याद कर लेना। भारत में 9 प्रजातियाँ, 9 प्रजातियों के नाम आप याद कर लेना, ठीक है। 9 प्रजातियों के नाम याद करना। पहला इंडियन वल्चर, जिसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता है। इंडियन वल्चर पहला है, इंडियन वल्चर, जिसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता है, जिसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता है। IUCN की कैटेगरी है ना, उसमें ये 9 भी है, वो अलग अलग है, मतलब 9 प्रजातियाँ है इसकी इंडिया में। ये IUCN की अलग अलग कैटेगरी में आती है। तो पहली बात कर रहे हैं हम इंडियन वल्चर, जिसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये IUCN की क्रिटिकल जो कैटेगरी है ना उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पहला लॉन्ग बिल्ड वल्चर, IUCN की कैटेगरी कौन सी है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। IUCN की कैटेगरी कौन सी है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पहला लॉन्ग बिल्ड वल्चर, IUCN की कैटेगरी क्रिटिकल इंडेंजर्ड। दूसरा है इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर, इंडियन वाइट बैक वल्चर, इंडियन वाइट बैक वल्चर, इंडियन वाइट बैक वल्चर, इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर, ये भी IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। पहला है इंडियन वल्चर, जिसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता है, ये IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। उसके बाद में इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर, इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर जो भी IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तीसरा है रेड हेड वल्चर, तीसरा है रेड हेड वल्चर। तीसरा कौन सा है? रेड हेड वल्चर, रेड हेड वल्चर, लिख लो, रेड हेड वल्चर। तीसरा है रेड हेड वल्चर जो कि IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। पहला इंडियन वल्चर, जिसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता है, जो कि IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। दूसरा है इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर, इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर, इंडियन वाइट बैक्ड वल्चर जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तीसरा रेड हेड वल्चर,
रेड हेड वल्चर जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। चौथा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। चौथा है ना, चौथा देख ले, पांचवा है इजिप्टियन वल्चर। पांचवा कौन सा है? इजिप्टियन वल्चर। पांचवा है इजिप्टियन वल्चर, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। पांचवा है इजिप्टियन वल्चर, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। छठा है सिनेगोरस वल्चर। छठा कौन सा है? सिनेरियस वल्चर। सिनेरियस वल्चर है, ये नियर 13 आता है। छठा सिनेरियस वल्चर, ये नियर 13 आता है। सातवां है बियर्डल वल्चर, बियर्डड वल्चर, ये भी नियर 13 आता है, बियर्डल वल्चर। और नौवां है वो है हिमालयन वल्चर। नौवां है हिमालयन वल्चर जो कि आठवां है हिमालयन वल्चर जो कि नियर 13 आता है। और फिर नौवां है जिफ्रॉन वल्चर जो कि लिस्ट कंसर्न में आता है। इसमें से आपको ऊपर वाले 4 तो डेफिनेटली याद रखने हैं। पहला इंडियन वल्चर जो कि क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में। देखो याद कैसे रखोगे, इंडियन वल्चर, जहाँ इंडियन आ रहे हैं ना वो तो क्रिटिकल इंडेंजर, इंडियन वल्चर या लॉन्ग बिल्ड वल्चर वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड। फिर इंडियन बैक्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। फिर रेड हेडेड वल्चर, जिसका लाल सिर है, ठीक है, लाल सिर है, मतलब खून लेके घूम रहा है, कभी भी मर सकता है, तो वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड। फिर स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये क्रिटिकल। फिर इजिप्टियन मतलब बाहर का है, इजिप्ट वाले हैं तो वहाँ पे संख्या इतनी है तो वो इंडेंजर्ड है, मतलब ऊपर वाले हैं 4 वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बात करें हम इजिप्टियन की, इजिप्टियन वल्चर ये इंडेंजर्ड है, ऊपर वाले 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ऊपर वाले 4 इंडियन वल्चर, इंडियन वाइट बेट वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर वल्चर, 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर बात करते हैं इजिप्टियन वल्चर की, ये आता है इंडेंजर्ड कैटेगरी। फिर ये स्नेरियर है, ब्रीडर वल्चर है और हिमालयन वल्चर, तो ये नियर 13 है। और लास्ट है जिफ्रॉन वल्चर, ये लिस्ट कंसर्न में। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अब साइट्स की बात करें तो साइट्स में जो वल्चर है वो अपेंडिक्स 2 में आता है, और हमारा जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके भी शेड्यूल 2 में आता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब इसके लिए थ्रेट क्या है, खतरे क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका मेडिसिन पर्पज से यूज़ किया, जो वल्चर होते हैं ना मेडिसिन पर्पज से इसका यूज़ हो जाता है। कई मिथक होते हैं, जैसे मिथ्ये होते हैं ना, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जो खनन वगैरह भी होती है ना, इसके कारण जो इनकी जो मतलब क्या होता है कि खनन वगैरह माइनिंग वगैरह की जाती है तो इनकी पूरी हैबिटेट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, इसकी वजह से भी इनको नुकसान होता है। साथ ही साथ में जो डाइक्लोफिनाक होती है ना टेबलेट, वो जो मर्द शरीर होते हैं, डेड बॉडी होती है एनिमल की, उसमें दी जाती है, उसको खाने से भी इनको कई सारे थ्रेट हो जाते हैं, मतलब थ्रेट हो जाती है, कई सारे इनसे नुकसान हो जाते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है। कि सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कदम उठाए, जैसे कि जो वल्चर होते हैं उनकी देखभाल के लिए केंद्र बनाया गया है, ठीक है, VVC जिसका नाम है वल्चर देखभाल केंद्र है, गिद्ध देखभाल केंद्र VVC। भारत में इसकी मौत को कारण कम करने के लिए 2001 में हरियाणा में से बनाया गया था। 2001 में वल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वल्चर देखभाल केंद्र VVC बनाया गया है, जो कि 2001 जो हरियाणा में बनाया गया था। इसके बाद 2004 में ना ये जो VVC था वल्चर देखभाल केंद्र है ना, इसको 2004 में पहला वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र यानी अपग्रेड करके वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर में बना दिया गया था। पहले ये वल्चर केयर सेंटर था, बाद में इसे वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसमें फिर बाद में भी वल्चर एक्शन प्लान भी लेके आए थे, 2020 में वल्चर एक्शन प्लान लेके आए थे, जो कि 2025 तक काम किया जाएगा, और एनवायरमेंट मंत्री है उस प्लान को लागू करने का काम करेगी। इन सब का एम क्या है, किसी भी प्रकार के जो वल्चर है उसे सुरक्षित रखना, जो जहरीली दवाई है उनको नष्ट करने का काम करना है, ठीक है। इसके लिए भी झारखंड में एक वन विभाग द्वारा सुरक्षित वल्चर की घोषणा की गई थी। मतलब सुरक्षित वल्चर मतलब ऐसा एरिया है जो वल्चर के लिए काम करेगा, तो वल्चर जोन का घोषणा की गई थी हजारीबाग में। तो इस प्रकार से कई सारे एक्शन लिए गए हैं जो वल्चर को सिक्योर करने का काम करती है। तो ये पूरा आर्टिकल वल्चर से संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वेस्टर्न घाट में न्यू बटरफ्लाई की एक स्पीसीज मिली है, इससे संबंधित है। क्या हुआ है, क्लाउडेड फॉरेस्ट सिल्वर लाइन, 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 क्लाउडेड फॉरेस्ट सिल्वर लाइन नाम की एक बटरफ्लाई खोजी गई। क्लाउडेड फॉरेस्ट सिल्वर लाइन नाम की एक बटरफ्लाई खोजी गई। कहाँ खोजी गई, वेस्टर्न घाट में। कितनी चीज़ें याद रखनी, क्लाउडेड फॉरेस्ट सिल्वर लाइन नाम की एक स्पीसीज खोजी गई है, एक बटरफ्लाई की स्पीसीज खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है ये खोजी गई है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में क्लाउडेड फॉरेस्ट बटरफ्लाई नाम की एक स्पीसीज खोजी गई है, बटरफ्लाई की एक स्पीसीज है वो खोजी गई है। इसलिए न्यूज़ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक की मतलब क्लाउडेड फॉरेस्ट सिल्वर लाइन है, इसकी जो बटरफ्लाई इसकी कैरेक्टरिस्ट यानी इसके चरित्र, इसके लक्षण की बात करें, इसमें क्या होता है, पंख होते हैं ना, पंख इनके विंग्स होते हैं,
ऊपर वाले जो विंग्स है वो ब्लू होते हैं और नीचे वाले जो विंग्स है ना वो ऑरेंज कलर के होते हैं, उस पर ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं। और ये जो इसकी पंख ऊपर वाली जो होते हैं ना पंखी, ये ऐसे मुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो पहले लगा कि सेम ही, बट ये मुड़ी हुई पंखी देखी तो नहीं ये अलग है। तो वेस्टर्न घाट में अभी एक क्लाउडेड फॉरेस्ट सिल्वर लाइन नाम की एक बटरफ्लाई खोजी गई है। इसके कैरेक्टरिस्ट मतलब ऊपर वाले ब्लू पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, नीचे वाले विंग्स ब्लैक, उस पर ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं और ऑरेंज विंग्स होते हैं। यहाँ पे ऑरेंज विंग्स होते हैं और ब्लैक ब्लैक इस पर धब्बे होते हैं। ये बटरफ्लाई है ना, यहाँ पर 16 प्रजाति बटरफ्लाई की 16 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। पूरे इंडिया में 16 प्रकार की बटरफ्लाई की प्रजातियाँ पाई जाती है और इसमें से 11 प्रजाति भारत और श्रीलंका दोनों में पाई जाती है। हैबिटेट कहाँ है ये जो बटरफ्लाई मिली, इसका हैबिटेट ये हन्नी वैली है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में हन्नी वैली है, जो कि कर्नाटक के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में हन्नी वैली में ये बटरफ्लाई की स्पीसीज खोजी गई है। कर्नाटक के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट की हन्नी वैली, कर्नाटक है वहाँ पर कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट की हन्नी वैली में स्पीसीज खोजी गई है। कर्नाटक के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट के हन्नी वैली में ये इसका हैबिटेट है, यहाँ वहाँ पर खोजी गई है। हन्नी वैली कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। बटरफ्लाई का नाम क्या है? क्लाउडेड फॉरेस्ट सिल्वर लाइन बटरफ्लाई का नाम है। कहाँ खोजी गई है? हन्नी वैली कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में खोजी गई है। और ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट में इस प्रकार की दूसरी प्रजाति, इससे पहले भी 2008 में पहली बटरफ्लाई की प्रजाति खोजी गई थी, इसके बाद में ये दूसरी प्रजाति है और ये यहाँ की स्थानिक एंडेमिक है, ठीक है। अब ये जो खोजी गई है ना, ये ब्रह्मपुत्र जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके आसपास खोजी गई है। तो ब्रह्मपुत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये भी कर्नाटक के कोगाडू जिले में, और ये इसका जो नाम है ना ब्रह्मगिरी नाम पड़ा है, वो ब्रह्मगिरी हिल पर पड़ा है। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी हिल, उसी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ा है, ठीक है। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में है, नाम ब्रह्मगिरी हिल पर पड़ा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जो कि कावेरी रिवर की सहायक रिवर है, मतलब ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ। कहाँ से फ्लो करती है? ये ब्रह्मगिरी से फ्लो करती है और ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण तीर्थ। यहाँ से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लक्ष्मण तीर्थ, जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे वेजिटेशन है, यहाँ पर टाइगर है, हाथी है, एलिफेंट है, ये पाए जाते हैं। साथ में रोजवुड है, ठीक है, और भी कई प्रकार की ट्री भी यहाँ पे, प्लांट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, क्या न्यूज़ में क्या है आर्टिकल? हमारा आर्टिकल है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। न्यूज़ में क्यों है? अभी पेंच टाइगर रिजर्व को इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। न्यूज़ में क्यों है? पेंच टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है। इसे इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि यहाँ पे लाइट पोल्यूशन है उसे रोकने का काम करेगा। क्या काम करेगा? ये लाइट पोल्यूशन को रोकने का काम करेगा। पेंच टाइगर रिजर्व को इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 5वां स्काई पार्क एंड डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, जो कि लाइट पोल्यूशन होता है उसे रोकने का काम करेगा। तो सबसे पहले देख लो डार्क स्काई पार्क होता क्या है, डार्क स्काई पार्क क्या होता है। तो डार्क स्काई पार्क में क्या होता है? जो हमें प्योर डार्क एरिया देखने को मिलता है, जो रात्रि होती है, एकदम घनी काली रात्रि होती है ना, जहाँ पे तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये आजकल देखने को नहीं मिलती, बिकॉज कि ये पॉल्यूशन के कारण है ना, ये पूरी देखने को मिलती नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस क्या, क्यों देखनी चाहिए? इससे क्या होता है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करना होता है, हमें कोई रात रिसर्च करनी होती है, ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित, उसमें बाधा आ जाती है, क्योंकि उससे पूरा स्पष्ट पता नहीं चलता है ये पॉल्यूशन के कारण। अब ये डार्क स्काई पार्क में क्या होता है? वहाँ पर जो जिस प्रकार की डार्क एनर्जी चाहिए होती है, डार्क प्रकार की नाइट चाहिए होती है, वैसी नाइट ये देखने को मिलती, उसी प्रकार की डार्क नाइट देखने को मिलती, बिकॉज कि वहाँ जो ये आर्टिफिशियल लाइट आती है ना, इसे रोक दिया जाता है। तो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट आती है, कृत्रिम लाइट आती है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिससे हमें प्योर फॉर्म ऑफ जो डार्क नाइट होती है वो देखने को मिलती है। इसके माध्यम से हमारी एस्ट्रोनॉमी है उससे रिसर्च की जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो रिसर्च करने का काम करते हैं, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रकार का काम किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसका सर्टिफिकेट कौन देता है, मतलब कौन एरिया घोषित करता है कि ये जो पार्क है वो डार्क स्काई पार्क है, जहाँ ऐसा एरिया होगा वहाँ पर लाइट को रिस्ट्रिक्ट वगैरह किया जाएगा। तो इसका सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा दिया जाएगा। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है वो इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट देगा कि ये एरिया है वो डार्क स्काई पार्क है और वहाँ पर इस प्रकार की आप काम कर सकते हो। तो ये एसोसिएशन
जो कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट देता है। साथ ही साथ में ये एसोसिएशन है ना, जो एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करने का भी काम करता है। ठीक है, अब एक बार पेंच नेशनल पार्क का जिक्र हुआ है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर ये स्थित है? पेंच नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट एक रिवर फ्लो करती है। ठीक है, जिसका नाम है पेंच रिवर। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है पेंच। ये दो रिवर जो नेशनल पार्क है ना, सॉरी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है पेंच रिवर। ये जो टाइगर रिजर्व इसे दो भागों में बांटती है। पेंच टाइगर रिजर्व में से पेंच रिवर फ्लो करती है जो कि दो भागों में बांटती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक तोतला रिजर्वर भी है, तोतलाई दोही, तोतला दो, तोतला दो, तोतला दो। तोतला दो रिजर्वर कहाँ है? तोतला दो रिजर्वर है वो महाराष्ट्र में स्थित पेंच रिजर्वर में, पेंच टाइगर रिजर्व में। तो पेंच टाइगर रिजर्व में तोतला दो रिजर्वर भी है। यहाँ पर फोना क्या क्या है? फोना गोवर है, सांबर है, बार्किंग बियर है। इस प्रकार कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोना देखने को मिलता है। फ्लोरा में महुआ है, टीक है, कई इंपॉर्टेंट फ्लोरा देखने को मिलते हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच रिवर बहती है यहाँ पर, तोतला दो रिजर्वर है यहाँ पर, फोना गोर सांबर बार्किंग बियर वगैरह है, महुआ टीक जैसे फ्लोरा है। और अब बात कर लेते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के बारे में। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है और एक एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन है, यानी हाई एल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन है। और ये लद्दाख में कहाँ है? हैनले लद्दाख में, हैनले लद्दाख में, लद्दाख में एक जगह है हैनले, लद्दाख में एक जगह है हैनले, लद्दाख में एक जगह है हैनले, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? हैनले लद्दाख में एक हाई एल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमी स्टेशन है, हाई एल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमी स्टेशन है। ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट है। ये क्या करता है? एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में अपडेट देता है और इसके संबंधित काम करता है। इसे ऑपरेट कौन करता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है या अपडेट किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का ये पहला डार्क स्काई रिजर्वर है। हमने पहले बात करी थी भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो कि कहाँ बना है? मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वो डार्क स्काई रिजर्वर की बात करें, डार्क स्काई रिजर्वर की बात करें। पहले हमने डार्क स्काई पार्क की बात करी थी, अब हम डार्क स्काई रिजर्व की बात कर रहे हैं। तो डार्क स्काई रिजर्व पहला कहाँ है? वो हैनले लद्दाख में। डार्क स्काई रिजर्वर कहाँ है? वो हैनले लद्दाख में। डार्क स्काई पार्क कहाँ है? वो पेंच नेशनल पार्क में, पेंच टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये पूरा इसके संबंधित था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।